हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में देखो, जो पदार्थ है ना उसकी कड़ी प्रकृति के बारे में 200 ईस्वी पूर्व, कब 200 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी पूर्व भारतीय न्याय और वैशेषिक वैश्विक दर्शन में सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व भारतीय न्याय वैश्विक दर्शन में ही यहाँ दूसरा सा रहेगा, वैश्विक दर्शन में सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया था। ठीक, और सर्वप्रथम कड़ाद ने, जो कड़ाद साइंटिस्ट, सर्वप्रथम जो कड़ाद है उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग को पदार्थ या कण या फिर परमाणु कहा। कड़ाद ने क्या कहा? पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग को पदार्थ, कण या फिर परमाणु कहा सर्वप्रथम। ठीक है, और उसके बाद 17वीं ईस्वी में 17वीं में थे जो एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट बॉयल ने इसके तत्वों को परिभाषित किया। ठीक है, तत्वों को परिभाषित किया। और फिर 18वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट आए, रूसी साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये रूसी साइंटिस्ट जिनका नाम था लोमोनोसोवा। इन्होंने पदार्थ का कड़ी सिद्धांत दिया। ठीक है, और फिर 1808 में जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना के लिए डाल्टन का परमाणुवाद दिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल है कि पदार्थ की कड़ी प्रकृति कब थी, किसने कब सिद्धांत दिया। ठीक, हम आगे भी इसका डेफिनेशन वगैरह मैं और बताते जाऊंगा, तो मैं जो लिखा रहा हूँ आप उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जो पदार्थ होता है, पूरा ब्रह्मांड पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना होता है, तो हम उसका परिभाषा निम्न तरीके से दे सकते हैं। ठीक, पूरा जो ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना रहता है। तो उसका डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? देखिए, द्रव्य, ठीक, द्रव्य नॉट द्रव ना, द्रव्य को हम लोग सब्सटेंस, इस चीज को हम लोग पदार्थ, मैटर भी बोलते हैं। ठीक, दुनिया की हर एक वस्तु, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं ना, सब क्या है? सब द्रव से ही बनी हुई, मैटर से ही बनी हुई। यहाँ तक कि मार्कर भी मैटर से ही बना है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मैटर से नहीं बना हुआ। ठीक, तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या देंगे? इसका डेफिनेशन बनेगा कि वह वस्तु जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, वह वस्तु जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। ये है, इसका कोई ना कोई ये स्थान, इसको मैं रखूंगा जिसका स्थान घेरेगा ये। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक, और इसको मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ठंडा है, गर्म है। ठीक, और मेरे बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, मेरे आँख, कान, नाक, ये बहुत सारी, इनके द्वारा फील कर सकता हूँ, हाथ के द्वारा फील कर सकता हूँ। तो ये डेफिनेशन बना हुआ है कि वह वस्तु जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है, तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, पदार्थ द्रव्य कहलाता है। ठीक है,
अब इसका वर्गीकरण है, तो आप डेफिनेशन लिखते जाएंगे, मैं इसको फिर ठीक मिटा दे रहा हूँ। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक, तो हमारा टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसको पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, ठीक, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, इसको भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। पहला है इसका शुद्ध पदार्थ, ठीक, और ये मिश्रण, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया गया और 2 पार्ट्स में। तो ये है आपका शुद्ध पदार्थ हो गया, ये हो गया तत्व, और ये आपका यौगिक, ठीक, तत्व और यौगिक। तत्व को भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। ये होगा आपका धातु, अधातु और उपधातु, ठीक। ये यौगिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक, और कार्बनिक यौगिक, ये हो गया। इसको भी डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। ये है आपका समांगी मिश्रण, और ये आपका विषमांगी विषमांगी मिश्रण, ये, ठीक है। तो समान ये इतने पार्ट में डिवाइड किया गया पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक। अब इनको हम लोग को सबको 1 बाय 1 पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देखो भौतिक वर्गीकरण, पहला है ठोस। ठोस के बारे में बता दो। ठोस क्या होता है? जिसका निश्चित आकार, आयतन, जिसका निश्चित आकार व आयतन होता है, जिसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक। जो ठोस और कठोर होते हैं, ये क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है, ठीक। जो ठोस और दृढ़ होते हैं वो ठोस कहलाता है, ठीक। द्रव क्या होता है? इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता, और हम इसको जिस पात्र में, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो टेबल, कुर्सी, पेन, ये सब आ जाएगा ठोस में, ठीक है ना। द्रव, इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता, इसको जिस पात्र में डालोगे ना, ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उदाहरण है तेल, दूध, जितने भी तेल, दूध, पेट्रोल, जितने भी तेल्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक। गैस, इसका ना तो निश्चित आकार होता है, नहीं आयतन होता है, ठीक है। और इसको काफी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, O2, N2, ये सारा इसका उदाहरण है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, जो जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है, जिसको संपीड़ित नहीं किया जाता, जो कठोर और दृढ़ होते हैं, ठोस कहलाते हैं। उदाहरण है टेबल, कुर्सी, ये जितने भी ठोस पदार्थ है, यहाँ तक कि मार्कर भी ठोस है। द्रव, इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता, और इसको जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र का रूप धारण कर लेगा। उदाहरण के लिए दूध, पानी, तेल, ठीक है। गैस, इसका ना तो निश्चित आकार होता है, नहीं आयतन होता है, ठीक। और इसको काफी हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक। उदाहरण के लिए वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, O2, N2, ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये इतना हुआ। इसके बारे में आपको कुछ और बता रहा हूँ, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। तो मैं, मेरे पास जगह नहीं तो मैं साफ कर रहा हूँ, फिर आपको ये सब याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको 1 बाय 1 सबके बारे में समझाऊंगा। पहले मैं इतने को और क्लियर कर लेता हूँ, ठोस, द्रव, गैस को, ठीक है। तो जगह नहीं से इसको इतना मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। देखिए, जो ठोस होता है उसमें जो ठोस के अणु होते हैं ना, ऐसे जमे होते हैं, आपस में अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े होते हैं। और जो द्रव के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं और वो इधर उधर होते हैं, ठीक। और जो गैस के अणु होते हैं वो तो और भी इधर उधर होते हैं, ठीक। तो जिसके अणु पास पास होते हैं, अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसके अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, ये क्या आपका ठोस, ये क्या आपका द्रव, ये क्या आपका गैस, ठीक है।
और जिसके अणु पास पास होते हैं ठोस कहलाता है, जिसके अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं द्रव कहलाता है, जिसके अणु ठोस और द्रव की तुलना में दूर दूर होते हैं गैस कहलाता है। ठीक, तो इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये जो ठोस होते हैं वो एक अणु जो होता है दूसरे अणु से अंतरा आणविक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, इसीलिए ठोस होते हैं। देखो जो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था जो होता है, अगर मैं इसमें उष्मा दूं, गर्म करूं इसको, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक, और अगर मैं इसको और उष्मा दूं तो ये गैस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में। अवस्था, ठीक, अगर मैं इसको रिवर्स ठंडा कर देता हूं, ठीक, ठंडा कर दूंगा तो इसमें आ जाएगा, और अगर इसको ठंडा कर दूंगा तो फिर ये द्रव में बदल जाएगा। तो यही चीजें हैं, जब ठोस को उष्मा दी जाती है गर्म में तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को और उष्मा दिया तो गैस बदल जाता है, लेकिन गैस को जब ठंडा करते हैं तो फिर से द्रव में बदल जाता है, और द्रव को फिर ठंडा करते हैं फिर ठोस में बदल जाता है। तो इसके बारे में कुछ गुण थे, इसकी प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ मैं अभी तीनों में अंतर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम लोग इनके बारे में भी समझेंगे। तो ये कुछ इनके बारे में हुआ। अब इनमें अंतर देख लीजिए, ठीक है। तो ये ठोस, द्रव, गैस, इनमें अंतर। देख लीजिए अंतर, तीन अंतर बताऊंगा मैं आप लोग को। तो इसका निश्चित आकार व आयतन, इसका निश्चित आकार व आयतन होता है, इसका खाली निश्चित आयतन होता है, आकार नहीं होता। ठीक है, इसको जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र का हो जाता है। इसका निश्चित आकार व आयतन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसका निश्चित आकार व आयतन होता है, इसका निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता। इसका ना तो निश्चित आकार होता है ना ही आयतन होता है। ठीक, ठोस में कई तल होते हैं, तल, जैसे कि मान लो आपको क्या दिखाऊं, आपको दिखा दूँ, मान लो कि ये पेपर है, तो पेपर का एक तल है, ठोस है ना, इधर भी तल है, इधर भी तल है, मैं ऐसे रखूँ इधर भी तल है, तो इसके बहुत सारे तल हैं। ठीक है, तो ठोस के कई तल होते हैं, द्रव के, द्रव जो होता है उसका एक तल होता है, एक ही तल होता है। जैसे कि देखो तो बता रहा हूँ आपको, ये मैंने आपको, ये बॉटल है तो खाली इसका एक ही तल है। ठीक, इसके बहुत सारे तल नहीं होते। आगे देखिए, इसका कोई तल नहीं होता, इसमें कोई भी तल नहीं होता। ठीक, जब ठोस को, ठोस का जो गलनांक है ना कमरे के ताप पर, गलनांक कमरे के ताप पर ना अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है गलनांक, और इसका जो गलनांक होता है कमरे के ताप पर कम होता है, और इसका जो कथनांक होता है वो कमरे के ताप पर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये तीन अंतर है। इसका निश्चित आकार व आयतन होता है, इसके निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता। इसका ना तो निश्चित आकार होता है ना ही आयतन होता है। ठोस के कई तल होते हैं, द्रव के एक ही तल होता है, गैस के कोई तल नहीं होते। ठोस कमरे के ताप, ठोस का गलनांक कमरे के ताप पर अधिक होता है, द्रव का गलनांक कमरे के ताप पर कम होता है, गैस का गलनांक, कथनांक कमरे के ताप पर बहुत ही कम होता है। ठीक, तो ये आपका अंतर भी होगा। ठीक है, अब हम इधर का ये भी समझते हैं। मैंने ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको बता दिया, अब हम इधर के बारे में समझेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अब हम इधर का पोर्शन समझते हैं। अब आ गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है हम लोग को समझे। ठीक, तो वह पदार्थ, अब इसके बारे में डेफिनेशन ले लेता हूं। प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस। ठीक, तो वह पदार्थ जिसके अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ, या फिर ये द्रव्य हो सकता है, द्रव्य ना, वह पदार्थ है द्रव्य जिसमें अवयवी कण
जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक, वह पदार्थ या द्रव जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस, जैसे कि तांबा हो गया, सोना हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, नमक हो गया, साधारण नमक। तो ये सब में सोना जो देखोगे 24 कैरेट सोना, सोने कुल उसमें जितने भी अणु रहते हैं, जितने भी कण रहते हैं, वो सभी सोने के ही होते हैं, किसी दूसरे के नहीं होते। ग्लूकोज में सारे कण ग्लूकोज के ही होते हैं। तो वह पदार्थ या द्रव्य जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसमें सारे जो कण हैं वो अगर तांबा है तो तांबा के ही होंगे, उसमें सोना का मिक्स नहीं होगा। सोना का है तो सोना का होगा, उसमें तांबा मिक्स नहीं होगा, तो हम उसे बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर मेटल, जो एक ही प्रकार के होंगे। ठीक है, आगे देखिए, यह हो गया आपका शुद्ध पदार्थ। अब इसको डिवाइड किया गया है तत्व और यौगिक में। तो हम लोग पहले तत्व को डिवाइड, तत्व को समझ लेते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स। ठीक, देखो तत्व क्या है। तो शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप, शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप, शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सरल, जिसे सामान्य भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही अलग अलग है, ना ही तोड़ा जा सकता है, और सरल विधि द्वारा, और ना ही सरल विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है और न ही सरल विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ठीक, और मैं अच्छे एक ही वर्ड में आपको बताऊं तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं ना, हम उसे तत्व बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण आप ले लो H, आप ले लो Br ले लो, ठीक है, आप ले लो आयरन ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, मैग्नीज ले लो। ठीक, तो ये ना एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, इसीलिए तत्व कहलाते हैं। और इसको अच्छे से डिफाइन करो तो शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न ही तोड़ा जा सकता है और न ही सरल विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, ब्रोमीन, आयरन, मैग्नीज और भी बहुत सारे मेरे को जो मेरे जबान में आया मैंने लिख दिया। आपके जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जो तत्व के फॉर्म में पाए जाते हैं, तत्व एलिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं, वो सब के सब आ जाएंगे। ठीक है, 118 से 118 के 118। ठीक है, तो ये हुआ आपका तत्व को और डिवाइड किया गया। तो मैं इसको और समझा रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, अब स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, चलिए इसको आगे समझते हैं। अब तत्व हो गया। अब तत्व के बाद हम लोग समझते हैं इसके प्रकार, धातु, अधातु, रूप धातु। तो धातु इसको हम लोग मेटल बोलते हैं, इसको समझेंगे। दूसरा अधातु, इसको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक, तीसरा उपधातु, इसको हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं, मेटलॉइड या फिर सब मेटल्स। ठीक, ये कहा जाता है। तो ये 3 टॉपिक हैं, इनको पढ़ते हैं। धातु क्या होता है? जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, जो आघात वर्धनी होता है, जिसमें चमक पाई जाती है और जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, और जो तन्य होता है और जिसको पीटने पर वो चपटा हो जाता है, ये धातु कहलाता है। जैसे कि ये मैंने डाल के रखा है तो ये धातु ही है, ये तन्य है,
इसको अगर मैं पीटूंगा तो चपटा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। आघातवर्धनी, इसको अगर मैं किसी मारूंगा चोट लग जाएगा, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, विद्युत के सुचालक है। तो ये जितने इन सब में जो ऐसा जो गुण पाया जाता है जिन मैटर में, ठीक है, उन मेटल जिन मैटर में, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, ठीक है। जिन मैटर में सब गुण पाया जाता है उसे हम लोग मेटल बोलते हैं, धातु कहा जाता है, ठीक। अधातु जस्ट इसके अपोजिट, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो आयरन, गोल्ड, सिल्वर और सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, सब मेटल तो ही है। अधातु क्या होता है, अधातु जिसमें चमक नहीं पाई जाती, जो भंगुर होते हैं, जो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, और जो आघातवर्धनी नहीं होते, तो ये सब क्या होते हैं, अधातु। जैसे कि आप लोग के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु है। अब उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, ठीक, जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, ये सब उपधातु हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है, ठीक। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में कितने अधातु हैं, उपधातु हैं, इन सबको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो ये तत्व, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। तो 118 होते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए 100 धातु जो होते हैं, इधर मैं ठोस को डिवाइड कर देता हूँ, जो ठोस होते हैं वो 105 होते हैं, ठीक, 105। और जो द्रव होते हैं वो 2, द्रव कितने हैं, 2। और गैस जो है वो 11 है। हम इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 118, ठीक है। अगर मैं कृत्रिम की बात करूं तो कृत्रिम जो होते हैं वो 26 होते हैं। और प्राकृतिक बात करूं, प्राकृतिक जो होते हैं वो 92 होते हैं, कितने पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं धातु की बात करूं तो जो धातु होते हैं वो 93 होते हैं। और अधातु जो होते हैं वो 18 होते हैं। और जो उपधातु होते हैं वो 7 पाए जाते हैं, ठीक। तो ये इसके लिए मैंने आपको एक अच्छे से बड़ा बता दें कि कौन कितने पूरे 118 में कितने ठोस है, द्रव है, गैस है। तो 105 ठोस है, 2 द्रव है, 11 गैस है, 26 कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक जो पहले से प्रेजेंस है नेचर के द्वारा, तो 92 है, ये 26 है। धातु 93 है, अधातु 18 है, और उपधातु 7 है। इन सबको जोड़ोगे तो 118 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 118 होगा, इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 118 होगा, ठीक। तो इस तरीके से पाया गया है पीरियोडिक टेबल में इतने प्रकार के होते हैं और ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का पोर्शन हुआ। अब हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इधर जाते हैं लोग। अब क्या करना है हमें, ये हो गया। अब यौगिक जिसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। देखो जब भिन्न 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, ठीक। इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब भिन्न 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक। जब भिन्न 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं,
रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक, तब यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, ये सब है, मीथेन। देखो जब भिन्न, यहाँ कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी, तो अलग अलग है ना, तो जब भिन्न दो या दो से, ये दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक, जैसे आप ले सकते हो कि H2SO4, इसमें अलग अलग भी है ना, भिन्न भी है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में, अनुपात देखोगे जब वाटर में देखोगे तो हमेशा जो हाइड्रोजन रहेगा वो 2 टाइम्स रहेगा और ऑक्सीजन जो रहेगा एक बार रहेगा, इसी में रहेगा। कभी भी वाटर में आप हाइड्रोजन ज्यादा नहीं हो सकता और ऑक्सीजन कम नहीं हो सकता, वरना वो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमेशा निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक, मिले हुए होते हैं। तो जब भिन्न दो से अधिक परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ दो परमाणु भिन्न है, समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इसको और डिवाइड किया गया है कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए पहले हम समझ लेते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो वे यौगिक जो चट्टानों और खनिजों निर्जीवों से, इसमें चट्टानों खनिजों और निर्जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग का साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक और संगमरमर, धवन सोडा और कास्टिक पोटास और फिटकरी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, धवन सोडा आप इसको लिख लेंगे, बहुत समय लगेगा लिखने में, तो लिख ही लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो इसमें साधारण नमक, संगमरमर, ठीक, संगमरमर और कास्टिक पोटास, धवन सोडा, ठीक, कास्टिक सोडा या फिर पोटास लिख सकते हो, कास्टिक पोटास और फिटकरी, ये सारे अकार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम कार्बनिक देख लेते हैं। तो ये हो गया वे यौगिक जो चट्टानों, खनिज, निर्जीवों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, मतलब हम जितने भी चट्टानों से, जैसे कि बॉक्साइड, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब पढ़ते हैं, ये सब पढ़ा जाता है। साधारण नमक, धवन सोडा, कास्टिक पोटास, फिटकरी, ये सब क्या है, ये सब अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या है अब कार्बनिक यौगिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ये क्या है, वे यौगिक जो जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो यौगिक के मूल कण जो होते हैं वो कार्बन ही होता है। ठीक है, ये जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं और इसका मूल अणु जो होता है ना वो कार्बन होता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, तेल, वसा, लिपिड, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, तेल, वसा, लिपिड, ये सब क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, हमारे बॉडी के अंदर में होता है, जंतुओं से, वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है और इसमें मूल जो अणु होता है, परमाणु जो होता है वो कार्बन होता है। कार्बन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जानते हो, CHAO होता है। अगर मैं C6H12O6 कर दूँ तो आपको ग्लूकोज बन गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब इतना पोर्शन हो गया, हम मिश्रण की तरफ जाते हैं। अब हम
ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मिश्रण देखिए अब क्या होता है। देखो मिश्रण मिक्सचर, ठीक। तो जब इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को आपस में निश्चित अनुपात मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है, इसको लिख देता हूँ, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को आपस में किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और ये रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होती, ठीक है, रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होती। तो यही है मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व यौगिकों को आपस में किसी भी अनुपात मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहा जाता है, और ये रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते, ठीक। जैसे कि आप रेत को मिट्टी में मिला दो, रेत को पानी में मिला दो, ये मिक्सचर ही तो है। आप शक्कर को नमक मिला दो, तो ये दो या दो से अधिक कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। आप कितना भी ले लो, इसको आधा किलो ले लिए रेत को, और मिट्टी को जो है आप 1 पाव ले लिए, तो कोई अनुपात है क्या? नहीं है। तो उसको किसी भी अनुपात मिलाने पर जो पदार्थ बनेगा उसे हम मिश्रण बोलेंगे, ठीक। और रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते, आपस में रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, और कोई यौगिक के कंपाउंड नहीं बनाते, इसीलिए रासायनिक रूप से ये संयोजित नहीं होते। अब 2 टाइप्स के हैं, एक है समांगी और एक है सममांगी। तो समांगी मिश्रण, ठीक। होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसको हम पुनः अलग नहीं कर सकते, जिसको हम पुनः अलग नहीं कर सकते, तो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। जैसे आप शक्कर को पानी में घोल दो, आप बोलोगे कि मुझे मेरा शक्कर वापस दो, तो क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से घुल चुका है, वितरित हो चुका है। तो वो जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण होगा, ठीक। सेकेंड जो है वो आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण देख लो, जिसको पुनः अलग किया जा सकता है, जैसे कि जिसको पुनः अलग किया जा सकता है, जैसे रेत को नमक मिला दोगे, तो रेत को नमक मिला देंगे तो रेत को अगर हम बारीक तरीके से देखेंगे तो अलग कर सकते हैं ना, ठीक। तो जिसको पुनः अलग किया जा सकता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। तो ये समांगी विषमांगी हो गया। अब हम मिश्रण पढ़े हैं, यहाँ पर यौगिक पढ़े हैं, तो मैं अब मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, मिश्रण और यौगिक में अंतर। अब ये हमारा इतना पूरा हो चुका, तो देखिए अब हमारा टॉपिक है मिश्रण, इधर मैं यौगिक रख देता हूँ, यौगिक और इधर मिश्रण, ठीक। क्रमांक रख देता हूँ, 1 2 3 4 5 पॉइंट, और भी पॉइंट है लेकिन 5 आपको एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी है। देखिए, तो यौगिक क्या होता है, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं।
दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। और इसमें मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक, आप पूरा पूरा लिखेंगे ना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तत्व या यौगिक आपस में मिश्रित होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिश्रण होते हैं जो रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते। ये रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बॉक्स मेरा छोटा है। मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक रासायनिक रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक। और ये मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व यौगिक आपस में मिश्रित होते हैं और ये रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते, ठीक। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं और इसमें मिश्रण में जो होते हैं वो मिश्रण में तत्वों के यौगिकों के द्रव्यमान होते हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट चीजें हैं। इसमें देख लो, ये समांगी प्राकृतिक होते हैं, ठीक। ये समांगी प्राकृतिक होते हैं और ये समांगी और विषमांगी प्रकृति दोनों प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। चौथा, इसमें इनके जो घटक है मिश्रण में जो घटकों के जो गुण होते हैं पूर्णतः अलग होते हैं। जो यौगिक होता है उसमें यौगिक में जो घटक होते हैं अपनी पहचान खो देते हैं, पहचान क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसमें नहीं खोते हैं, पूरा लिखना है आपको, नहीं खोते हैं। मिश्रण में घटक अपनी पहचान नहीं खोते और यौगिक में घटक अपनी पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं। पांचवा पॉइंट, यौगिक में जो घटक होते हैं, यौगिक के जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो यौगिक के घटकों के गुणों से पूर्णतः अलग होते हैं, पूरी तरह अलग होते हैं, ठीक है। यौगिक के जो गुण होते हैं घटकों के गुणों से पूर्णतः अलग, पूरी तरह से अलग होते हैं। और मिश्रण के जो गुण होते हैं वो घटकों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं, मतलब के आसपास होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और अंतर बता देता हूँ, यौगिक और मिश्रण में अंतर है। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिश्रित होते हैं और रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण में तत्वों या यौगिक के अनुपात निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। ये समांगी प्राकृतिक होते हैं, ये समांगी या विषमांगी प्राकृतिक हो सकते हैं। इनके जो घटक है अपनी पहचान पूर्णतः खो देते हैं और मिश्रण में जो घटक होते हैं अपनी पहचान नहीं खोते हैं। यौगिक के जो गुण होते हैं वो घटकों से पूरी तरह से अलग होते हैं और जो मिश्रण के जो गुण होते हैं वो घटकों के गुणों के मध्यवर्ती आसपास होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक। तो ये हो गया यहाँ तक। थोड़ा दो टॉपिक और है उसको भी कवर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, आगे और पढ़ लेते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक परमाणु, ठीक, एटम। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका डेफिनेशन लिख दूं तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका अस्तित्व आप हिंदी समझ लेंगे, मेरा हिंदी खराब है। जिसका अस्तित्व हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक, परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु कहलाता है। ये हो गया। तो देखिए, आप अगर आयरन, कॉपर, कोबाल्ट को ले लोगे तो इनका अस्तित्व नहीं होता, ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन आप अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब लोगे तो ये ऐसी मुक्त अवस्था में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, इनका अस्तित्व नहीं होता और हो भी सकता है, इसी हम सबको क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परमाणु कहलाता है। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका अस्तित्व होता भी है नहीं भी होता है, ये सब क्या कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे, एटम कहलाएंगे। और सिंपल शब्दों में बोलोगे तो परमाणु क्या है, परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। जो मतलब किसी कण, किसी पदार्थ या किसी कण को ना, किसी पदार्थ या कण को ना जब आप तोड़ते तोड़ते जाओगे और तोड़ते तो जाओगे तो एकदम बारीक छोटा सा बचा रहेगा, वो जो कण मिलेगा उस कण को हम ही, उसी कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु हो गया। अब हम अणु समझते हैं। इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, तो देखो ये अणु क्या होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं, दो या दो से अधिक परमाणुओं, ये क्या हो सकते हैं, ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं का समूह। दो या दो से अधिक परमाणुओं, ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं, का समूह परमाणु कहलाता, का समूह अणु कहलाता है। अणु समूह जो जिसके परमाणु रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, अणु कहलाता है। ठीक, जैसे कि O2, N2 और H2, ये सब क्या है, ये सब अणु ही तो है। तो दो या दो से अधिक परमाणु या समान भी हो सकते हैं, जैसे कि आप इसको ले लोगे तो NH2 या फिर CO2 या फिर H2O, ये भी तो एक अणु है। ठीक, तो दो या दो से अधिक परमाणु, जो दो या दो से अधिक है तो समान भी है और ये भिन्न भी है। तो का समूह जो परमाणु, जो जिसके परमाणु रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, मतलब ये अगर आप देखोगे तो एक जो H है वो दूसरे H की तरह ऐसे क्या हुआ है, बॉन्डेड है। आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ये ऐसे है। अमोनिया, ये अमोनिया है। अमोनिया में देखोगे तो क्या है, ये ऐसे है। वाटर में देखोगे तो क्या है, वाटर में ये ऐसे है। ठीक, तो ये सब बॉन्डेड तो है। ठीक, तो दो या दो से अधिक परमाणु समान या भिन्न का समूह जिसके परमाणु रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, अणु कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अणु। अब मैं परमाणु और अणु में अंतर भी बता देता हूँ। देखो, परमाणु और अणु में अंतर। इसमें मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको, 1, 2 और 3। ठीक है, देखो, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ठीक है, और किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम अंश। ठीक है, तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। मान लो कोई ये मार्कर प्लास्टिक से बना है तो इसका सबसे छोटा जो कण होगा वो क्या है, परमाणु है।
और किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम अंश, इसका मान लो एक अंश है, तो ये जो है वो इसका क्या है, अणु है। ठीक है, तो किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम अंश अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में देख लो, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते। ये आप कभी भी एटमॉस्फेयर में आपको इस फॉर्म में F2 मतलब आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकिल ऐसे आपको देखने को मिलता है क्या, परमाणु नहीं मिलता। ठीक है, और ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो O2, N2 और H2 ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसको रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है और इसको रासायनिक विधियों द्वारा परमाणु में इसको रासायनिक विधि द्वारा परमाणु में इसमें रासायनिक विधि द्वारा अणु को परमाणु इसमें रासायनिक विधि द्वारा अणु को परमाणु में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप O है, इसको जब तोड़ोगे तो वो इसमें डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या है, ये अणु है, ये क्या है, ये परमाणु है। तो ये परमाणु और अणु में अंतर, किसी भी तत्व को सूक्ष्मतम कर परमाणु कहलाता है, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम अंश अणु कहलाता है। ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं। इसको रासायनिक विधि द्वारा विभाजित किया जा सकता, इसको रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं। हम इसको कहाँ तोड़ सकते हैं और कहाँ तोड़ेंगे, इसको आधा तोड़ देंगे क्या, नहीं टूटेगा, ये अणु टूटेगा। तो इसको रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको रासायनिक विधि द्वारा अणु को परमाणु विभाजित किया जा सकता है। ये अणु है, इसको हम तोड़ सकते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। ठीक, ये हो गया। अब अणु जो है वो इसके भी टाइप्स हैं, तो इसको भी लास्ट देख लेते हैं, जाइएगा मत, फिर उसके बाद चले जाना आप लोग। तो अणु को भी हम लोग समझ लेते हैं, इसके टाइप्स हैं अणु के। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये अणु के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका पहला है तत्वों के अणु, इसको हम लोग समपरमाणविक बोलते हैं। ठीक, जो एक ही प्रकार, देखो जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं ना, उसे हम लोग समपरमाणविक अणु बोलते हैं। ठीक, जैसे कि N2, O2 और H2, और ये जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं ना, मतलब जो 2 या 2 से अधिक समान तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग तत्वों के अणु बोलते हैं। जैसे कि देखो ये N2, O2 और H2 हो गया, लेकिन ये O3 के रूप में पाया जाता है। आपकी को देखो 4 में भी होता है, ये 2 भी है, 2 से अधिक भी है और 3 से भी अधिक है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों, समान तत्वों के समूह तत्वों के अणु कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा है यौगिकों के अणु, जिसको हम लोग विषम परमाणविक, जिसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोजित होते हैं, उसे हम लोग यौगिक के अणु बोलते हैं। ठीक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, H2SO4, वाटर, ये क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु है ना, तो ये क्या है, यौगिक के अणु है जो विषम परमाणु। एक तो कार्बन एक ऑक्सीजन दोनों अलग अलग परमाणु है, तो ये क्या हुआ, विषम परमाणु हुआ। ठीक है, तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उसको आप सेपरेट आपको समझाने, अलग से वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।